डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की बायोलॉजी में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग वर्गीकरण क्या है, वर्गीकी क्या है और वर्गीकरण विज्ञान क्या है, इसके बारे में अध्ययन किए। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है, इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो है जातियों के नामकरण। क्या है? जातियों के नामकरण है। जातियों के नामकरण है या जीव जातियों के नामकरण में लिख सकते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पीशीज, जीव जातियों के नामकरण में लिख सकते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पीशीज। ठीक, चलिए देखिए ये जीव जातियों का या जातियों का नामकरण क्या कहलाता है। देखिए, जब भी किसी भी जीव का या किसी भी जीवधारी का वर्गीकरण किया जाता है तो वर्गीकरण करने से पहले उसका नामकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है, ताकि उसका कोई स्पेशल नाम दे दिया जाए जिससे उस जीव की पहचान हो, उस जीव की पहचान की जा सके। इसलिए नाम रखा जाता है, नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये नामकरण है क्या? नामकरण किसे कहते हैं? नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसी भी जीव की खोज होने के बाद वर्गीकी में, किसी भी जीव की खोज होने के बाद वर्गीकी में उसे उचित स्थान देकर उसका नाम दे देना ही, एक निश्चित नाम दे देना ही क्या कहलाता है? नामकरण कहलाता है अथवा नॉमेनक्लेचर कहलाता है। एक बार और बताएंगे कि किसी भी जीवधारी के वर्गीकरण करने से पहले उस जीवधारी को वर्गीकी में उचित स्थान देकर उसे निश्चित नाम देना ही क्या कहलाता है? नामकरण कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। ठीक है, जैसे अपने घरों में भी अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका नामकरण होता है। हिंदू रिवाजों में देखेंगे कि नामकरण संस्कार होता है, उसका एक निश्चित नाम दिया जाता है जिससे उस बालक की या बालिका की पहचान हो सके। ठीक है, उसी प्रकार जब भी किसी जीव की खोज जब हो जाती है तो खोज हो जाने के बाद उसको नाम दिया जाता है, तब जाकर उसको वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकरण करके उसे जिस समूह में वो लायक होता है उस समूह में उसे रख दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए नामकरण करने की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं। ठीक है, नामकरण करने की देखेंगे, पहला जो पद्धति है, पहला जो हम बता रहे हैं, नामकरण करने की पहला पद्धति जो होता है वो सामान्य नाम या इसी को हम कहते हैं देसी नाम। लोकल नेम कहेंगे, लोकल नेम कहेंगे, लोकल नेम कहेंगे। ठीक है, लोकल नेम, सामान्य नाम कहें या देसी नाम कहें। ये लोकल नाम क्या होता है? आप लोग देखते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे गांव में प्रत्येक बच्चे का दो नाम होता है। एक जो नाम होता है जिससे उसको चिढ़ाते हैं वो लोकल नेम होता है, जो घर के लोग जानते हैं, आसपास के लोग जानते हैं। ठीक है, वो लोकल नेम होता है। लेकिन एक नाम जो होता है जो बाहर के लोग पुकारते हैं उस नाम से। ठीक है, तो बाहर वाले नाम हम नहीं कर रहे हैं, जो घर के ही लोग केवल जानते हैं उस नाम का। ठीक है, उसी नाम को हम लोकल नाम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक ही जीव का नाम देखेंगे भिन्न भिन्न स्थानों पर या भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है।
इसी नाम को हम क्या कहते हैं, लोकल नेम कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, सामान्य नाम कहते हैं या देसी नाम कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो गौरैया पक्षी है, गौरैया, ठीक है, गौरैया पक्षी जो होती है, ठीक है, गौरैया पक्षी जो होती है, यह गौरैया पक्षी अपने यहाँ भारत में इसको गौरैया कहा जाता है, लेकिन यही अगर इंग्लैंड में जाया जाए तो इसी गौरैया को हाउस स्पैरो कहते हैं या स्पैरो कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पैरो कहते हैं। इंग्लैंड में देखेंगे स्पैरो कहते हैं, स्पैरो। ठीक है, इसके अतिरिक्त जर्मन में हास्परलिंग कहते हैं, जर्मन में देखेंगे हास्परलिंग कहते हैं। इसी गौरैया को जर्मन में हास्परलिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हॉलैंड में इसे मूस कहते हैं, हॉलैंड में इसको मूस कहते हैं। हॉलैंड के लोग इस गौरैया को मूस कहते हैं। ठीक है, और जापान के लोग सुजूर कहते हैं, जापान के लोग सुजूर कहते हैं, जापान के लोग क्या कहते हैं, इसको सुजूर कहते हैं। अब देखिए, है एक ही जीव और अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। अब इसकी पहचान कैसे बनेगी? अब हम जाएं इंग्लैंड में कहे गौरैया तो वहाँ के लोग समझ ही नहीं पाएंगे भाई कि क्या कह रहा है, किस पक्षी का नाम ये कह रहा है। ठीक है, या उधर के लोग आए और यहाँ पर स्पैरो कहें तो भाई हम लोग तो गौरैया कहते हैं और वो लोग स्पैरो कहते हैं, फिर समझ में नहीं आएगी कि किस पक्षी का नाम रख रहा है। इसीलिए इसी नाम को हम क्या कहते हैं, लोकल नेम कहते हैं, लोकल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकल नेम। जो अब ये देश की बात छोड़िए, अभी अपने ही लोकल में देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में किसी पक्षी का नाम या किसी भी जीव का नाम अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, या कोई खाने वाली चीज़ जो है उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये लोकल नेम होता है, साधारण नाम होता है, जो स्थानीय लोग होते हैं उसी नाम से पुकारते हैं। दूसरा देखेंगे नाम क्या है, दूसरा जो है, दूसरा जो है वो है वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसी को हम द्विपद नाम भी कहते हैं, द्विपद नाम भी कहा जाता है। ठीक है, द्विपद नाम, वैज्ञानिक नाम या द्विपद नाम, नामकरण पद्धति। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। देखिए, सर्वप्रथम देखा जाए तो जीवधारियों के नामकरण करने का मुख्य रूप से काम जो किया कैरोलस लीनियस ने किया। किसने किया? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवधारियों के नामकरण करने की शुरुआत इन्होंने ही की। ठीक है, इन्होंने जीवधारियों के नामकरण करने की एक पद्धति बनाई। उसी पद्धति को हम क्या कहते हैं? द्विपद नाम पद्धति कहते हैं।
उसी पद्धति को हम द्विपदनाम पद्धति कहते हैं, या वैज्ञानिक नाम भी कहा जाता है, साइंटिफिक नेम भी कहा जाता है। ठीक है। और जीवधारियों के नामकरण से संबंधित एक पुस्तक प्रकाशित की सन 1758 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसे हम सिस्टमा नेचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टमा नेचुरी कहते हैं। ठीक है, सिस्टमा नेचुरी कहते हैं। सिस्टमा नेचुरी कहते हैं उस पुस्तक को, जो 1758 ईस्वी में प्रकाशित की, और इस पुस्तक में जीवधारियों के नामकरण से संबंधित बातें लिखा गया। ठीक है। और इसी में द्विपदनाम पद्धति के बारे में वर्णन किए हैं, द्विपदनाम पद्धति के बारे में वर्णन किए हैं। ठीक है। यानी इस पद्धति के अनुसार, द्विपदनाम पद्धति के अनुसार जीवधारियों का जब नामकरण किया जाता है तो दो पदों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से पद हैं? एक जो होता है वंश, वंश होता है जिसे जीनस कहते हैं, और दूसरा जो होता है जाति, जिसे स्पीशीज कहते हैं। यानी जीवधारियों के नामकरण करने के लिए या वैज्ञानिक नामकरण करने के लिए दो पदों का उपयोग करते हैं, वंश, जाति। वंश को जीनस कहते हैं और जाति को स्पीशीज कहते हैं। इन दोनों पदों को जब एक साथ लिखा जाता है तो उसी को हम कहते हैं द्विपदनाम नामकरण। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में होमो सेपियंस, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। होमो जो है वंश, और सेपियंस जो है ये जाति, ये जाति है। इस प्रकार इन दोनों को एक साथ जब लिख दिया जाए, वंश और जाति, पहले वंश लिखा जाता है, याद रखिएगा, उसके बाद जाति लिखा जाता है, तो ये वैज्ञानिक नाम कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक नाम। चूंकि इसमें दो पदों का उपयोग हो रहा है इसलिए इसे द्विपदनाम कहते हैं। ठीक है, इसी को द्विपदनाम कहते हैं। ठीक है। इसीलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? कैरोलस लिनियस, जिसमें जो भी जीवधारी हैं उनके नामकरण करने की पद्धतियां इन्होंने ही विकसित की, वास्तव में देखा जाए। तीसरा देखेंगे, तीसरा विधि क्या है? तीसरा जो है त्रिपदनाम पद्धति, पदनाम पद्धति है। इसको कहते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। देखिए, जब जीवों का नामकरण हो गया द्विपदनाम पद्धति के अनुसार, एक वंश और एक जाति रखा गया, तो बाद में देखा गया कि एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले जो भी सदस्य होते हैं, अलग अलग भौतिक कारणों के कारण या अलग अलग निवास स्थल होने के कारण, ठीक है, उनमें कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण पाए गए या असमानताएं पाई गई। यानी जातियों में भी कुछ भिन्न प्रकार के ऐसे सदस्य बन गए जिनमें एक समान लक्षण नहीं थे, भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण थे। ठीक है, इस प्रकार वहां पर त्रिपदनाम पद्धति के द्वारा नामकरण किया जाता है। यानी तीसरा जो पद बन गया उपजाति बन गया, यानी जातियों के अंदर भी जो सदस्य पाए जाते हैं, उनमें जो अंतर पाए जाते हैं, भिन्नता पाए जाते हैं, उनको हम उपजाति कहते हैं, उपजाति कहते हैं, सब स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, और जब वंश, जात और उपजाति तीनों को एक साथ लिख दिया जाता है तो इस प्रकार के पद्धति को हम क्या कहेंगे? त्रि
त्रिपद नाम पद्धति। जब तीनों पदों को एक साथ लिखा जाता है तब इसे हम क्या करते हैं, त्रिपद नाम पद्धति करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि कौवे का जो वैज्ञानिक नाम है वो कर्वस स्प्लेंडेंस है। कर्वस स्प्लेंडेंस, कौवे का जो वैज्ञानिक नाम है वो कर्वस स्प्लेंडेंस है। ठीक है, और यह कौवा जो है अलग अलग देश में पाए जाते हैं, जैसे भारत में, श्रीलंका में, बर्मा में। और इन तीनों देश में एक ही जात के कौवे हैं लेकिन इनमें अलग अलग लक्षण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार वहाँ पे उनको पहचानना समस्या पैदा करता है, इसलिए वहाँ पर कौवों का नामकरण जो है त्रिपद नाम पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे भारतीय कौवे का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो कर्वस स्प्लेंडेंस होगा। ये भारतीय कौवे का वैज्ञानिक नाम है। देखिए, ये वंश हो गया, ये जाति हो गई और ये उपजाति है। इन तीनों के भारतीय कौवे का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि जो बर्मा के कौवे का वैज्ञानिक नाम है वो है कर्वस आइसोलेंस होता है, आइसोलेंस होता है, इंसोलेंस होता है सर, इंसोलेंस। ये बर्मा के कौवे का वैज्ञानिक नाम है, बर्मा के कौवे का वैज्ञानिक नाम है। देखिए, ये उपजातियों में भी अंतर आ गया। ये तो मिलेगा, जाति मिलेगा, लेकिन उपजाति में अंतर होगा। ठीक है, तो ये त्रिपद नाम पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे कि जीवों के नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम। लास्ट टॉपिक ये है। नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं। देखिए, जीवों का जब नामकरण किया जाता है तो नामकरण जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए। देखेंगे, सन 1901 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान कांग्रेस, एक यह संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान कांग्रेस जो है एक प्रकार का संगठन है। ठीक है, इसके तत्वाधान में जीव जातियों के नामकरण करने के लिए जो कैरोलस लिनियस ने अपना द्विपद नाम पद्धति दिया था, उसी द्विपद नाम पद्धति के आधार पर ही जीवधारियों का नामकरण करने के लिए नियम अपनाए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान कांग्रेस के तत्वाधान में सन 1901 में जीवधारियों के नामकरण करने के लिए जो कैरोलस लिनियस की द्विपद नाम पद्धति है, इसी पद्धति को अपनाकर जीवधारियों का नामकरण करने के ये नियम बनाए। ठीक है, इस प्रकार संसार में कोई भी जीव और किसी भी स्थान पर पाया जाता हो, उसकी उत्पत्ति कहीं भी हुई हो, उनका निवास स्थल कहीं भी हो, लेकिन उनका एक ही नाम से जाना जाएगा। ठीक है, उनको उस जीव को एक ही नाम से जाना जाएगा, चाहे उसकी उत्पत्ति कहीं भी हो। ठीक है, और वो भी द्विपद नाम पद्धति के आधार पर उनका नामकरण किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार
जीवों के नामकरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अलग अलग संस्थाएं बनी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कौन कौन सी ये संस्थाएं हैं। ICBN है, ICBN है, ICZN है, ठीक है। इसके अलावा ICBA, ICBACN है, ठीक है। और लास्ट जो है ICVN है, ICVN। ये जो भी जीव होते हैं उन जीवों के नामकरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये संस्थाएं होती हैं। जैसे इसका पूरा नाम जो होता है इसको कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जो पेड़ पौधे के नामकरण करता है। नए नए पेड़ पौधे खोज होती हैं तो उनका नामकरण करने का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यही काम करता है, ठीक है। ICZN, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी जो भी जंतु नए नए खोज किए जाते हैं उनका नामकरण करने का कार्य यही संस्था करती है, ठीक है। और ये है ICBACN, इसको कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और इसका नाम है जो कि बैक्टीरिया का नामकरण करता है। नए नए बैक्टीरिया अगर मिल रहे हैं तो उन बैक्टीरिया का नामकरण जो करता है यही संस्था करती है। और ICVN जो होता है इसको कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। जो भी वायरस होते हैं उन वायरसों का नामकरण जो है यही करता है, वायरसों का नामकरण यही करता है, ICVN है, ठीक है। तो इस प्रकार जीवधारियों का नामकरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अनेक संस्थाएं हैं जो कि नामकरण करता है, वो भी द्विपदनाम पद्धति को अपनाकर, जो कैरोलस लिवियस ने दिया था, ठीक है। अब जीवधारियों का नामकरण करने के लिए देखेंगे, किसी भी जीवधारी का नामकरण करने के लिए नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी तरह उसका नामकरण कर दिया जाए। जीवधारियों के नामकरण करने के लिए नियम होता है, उस नियम को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो जीवधारियों के नामकरण करने के लिए कौन कौन से नियम हैं जिनके आधार पर नामकरण किया जाता है। तो पहला नियम देखेंगे, जो भी जीव होता है जीवधारी के नामकरण जो होगा वह लैटिन भाषा में होगा। पहला ये बात याद रखिएगा, लैटिन भाषा में होगा और लैटिन भाषा में किया जाएगा और इटैलिक अक्षरों में होगा, तिरछे अक्षरों में। जैसे देखेंगे लैटिन भाषा में तिरछे अक्षरों में भी लिखा जाता है, इंग्लिश में भी देखेंगे एकदम तिरछे अक्षर में लिखा जाता है, ठीक है। तो जो भी जीव है उसका जब नामकरण किया जाएगा तो लैटिन भाषा में पहले किया जाएगा, उसके बाद तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर तिरछे अक्षरों में नहीं लिख पाते हैं तो अंग्रेजी में ही उसे सीधे में लिखा जाए और उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए। क्या किया जाए? अंडरलाइन कर दिया जाए, तो अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। अगली बात क्या है, देखेंगे कि जब भी जीवधारी का नामकरण किया जाए तो पहले वंश और बाद में जाति लिखा जाए, ठीक है। जाति जो होगी वह उस जीवधारी के विशेष लक्षण को प्रदर्शित करेगी। जाति जो होगी उस जीवधारी के विशेष लक्षण को क्या करेगी? प्रदर्शित करेगी, ठीक है। और अगर अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वंश का प्रथम लेटर जो होगा, अक्षर जो होगा कैपिटल लेटर में होगा और जाति के सभी अक्षर जो होंगे वो सभी के सभी स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है। जैसे होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस देखेंगे अंडरलाइन कर दिए, ये वंश है, ये जाति है। कैपिटल लेटर पहला है H, बाकी सब स्मॉल लेटर होगा, जात भी स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अगर अंडरलाइन नहीं किए तो तिरछे अक्षरों में लिख दें, तब अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार जीवधारियों का नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा जीवधारियों का नामकरण करने का अंतर्राष्ट्रीय नियम जो कि मैं बताया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही,
फिर अगले दिन हम अगले वीडियो आप लोगों को बनाकर सेंड करेंगे।